नमस्कार दोस्त, नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स की दोस्त मैं पहले 2 वीडियो लेकर आ चुका हूं। आई होप आपने उसको देख लिया होगा, नहीं देखा तो जरूर देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। उसी का हम पार्ट कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली चाइना के बारे में। ये तो चाइना का जो नेशनल लिबरेशन जो मूवमेंट चला है वो कैसे चला है इसकी हम बात करेंगे। इससे पहले दोस्त हम ये जानते हैं कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि 1911 और 12 में आके मेजी शासन, आपको पता है यार कि इसके ऊपर जापान का शासन हुआ करता था, चाइना भी जापान का गुलाम हुआ करता था। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है यहाँ पे कि 1911 से 12 ये जो टाइम पीरियड है आपका, टोटल 1 साल का जो टाइम पीरियड, इसमें दोस्तों चाइना के अंदर जो ऑटोक्रेटिक जो सिस्टम है वो खत्म हो गया और उसके बाद चाइना रिपब्लिक स्टेट बन गया। अब वहाँ पे गणतंत्र आ गया। इससे पहले तानाशाही फुल चला करता था। तो ये जो था ना ये मोनार्की सिस्टम, उससे खत्म होकर चाइना अब रिपब्लिक बन गया। अब इसके बाद दोस्त यहाँ पे जो फॉरेन डोमिनेंस है वो दोस्तों कायम रही, यानी कि जो फॉरेन जो डोमिनेशन है ये कायम रही। और आज भी यानी कि इस समय तक भी, इट मीन्स 1911-12 जो टाइम पीरियड है, इस समय तक भी दोस्त जो चाइना है उसके ऊपर जो फॉरेनर है, जैसे जापान हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गए, इनका कब्जा दोस्तों कहीं ना कहीं रहा है। जापान इसमें हमेशा आगे रहा है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। लेकिन दोस्त 1920s के आसपास की हम बात करते हैं। सबसे पहले जब हम चाइना की स्पेशली बात कर रहे हैं दोस्त, मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसकी शुरुआत करी है। जब मैं एंशिएंट या मिडिवल पढ़ाऊंगा तो चाइना के जो मोनार्की सिस्टम रहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा। बात करते पहले दोस्तों फ्रॉम द लेट 1920s का टाइम पीरियड, जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो। हुआ क्या था चाइना में दोस्तों, स्पेशली 2 ग्रुप्स हैं, एक कम्युनिस्ट और एक है गुओमिंटांग। अब दोस्त ये वाला जो ग्रुप है यार, ये मानता है कैपिटलिस्ट को, और कैपिटलिस्ट आपको पता है कि पूंजीपति जो कि अमेरिका की आइडियोलॉजी रही है। एंड जो कम्युनिस्ट है भाई वो चाहते हैं कि चाइना को कम्युनिस्ट बनाना। हुआ ये जिसके दोस्तों माओ से तुंग नाम सुना आपने, माओ से तुंग हो गया है ना, नेली हो गया, देंग शाओपिंग हो गए, ये सब कुछ ऐसे रहे वहाँ के लीडर जो चाहते थे कि चाइना में पूरी कम्युनिस्ट शासन है, कम्युनिस्ट रूलर यहाँ पे होनी चाहिए, कम्युनिस्ट सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए। तो ये कम्युनिस्ट हो गए और एक तरफ हो गए कौन, गुओमिंटांग, यानी कि कैपिटलिस्ट लोग, जिनको हम लिबरलिस्ट कहते हैं स्पेशली। तो 2 तरह के जो ग्रुप्स रहे यहाँ पे। हुआ ये कि दोस्त इस समय, यानी कि जिस समय तक ये बात चल रही है, आपको बता दिया मैंने दोस्त कि अभी भी जापानीज यानी कि जापान का शासन हो रहा है। क्यों? क्योंकि 80-90s के जो टाइम पीरियड रहा है उसी समय से टेरिटोरियल और इकोनॉमिक जो कंट्रोल है वो जापान के हाथ में है पूरे चाइना का। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि माओ चाहता था क्या, माओ का स्पेशली सपना क्या था। माओ जैसे कि आपको पता है ना कि देश के अंदर, सब देश के अंदर कुछ ऐसे क्रांतिकारी होते हैं जो पूरे देश के सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। वैसे दोस्तों है माओ से तुंग, माओ वहाँ पे आया। माओ का जो बिलीव था, माओ जो चाहता था क्या, पहले इसकी बात करते हैं। माओ क्या था भाई, माओ से तुंग इसका नाम है, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द रिपब्लिक है, जिससे रिपब्लिक ऑफ चाइना के दोस्तों जो कम्युनिस्ट पार्टी है दोस्त, उसका चेयरमैन रह चुका है। ठीक है, तो फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये चाहता क्या था, इसके शक्ल देख लो भाई, बड़ा ये तानाशाही, और कह सकते हैं कि ये बड़ा रेवोल्यूशनिस्ट साबित हुआ, क्योंकि सुन यात सेन के बाद ये बड़ा तगड़ा इंसान निकला। अब यहाँ पे देखते हैं चाइनीज नेशनलिस्ट के रूप में चाहता था। ये जो चाइना के जो नेशनलिस्ट वगैरह हैं ये फेल हो गए हैं। किस काम के लिए है, चाइना में कोई सोशल और इकोनॉमिक चेंज करने के लिए। ऐसा कोई चेंज ये कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि सब के सब करप्टेड है। चाइनीज नेशनलिस्ट का मतलब यहाँ पे सिंपल है, जो कैपिटलिस्ट जो लिबरलिज्म को मानते हैं, है ना। तो माओ से तुंग चाहता था ऐसे लोगों को खत्म करो, इसलिए इसने क्या किया है, जापानीज, फ्रेंच और जो ब्रिटिश जो रूल अभी तक पूरे चाइना के ऊपर कहीं ना कहीं इनका डोमिनेशन चल रहा है, ये माओ से तुंग इनको खत्म करना चाहता था, जापान से इनको भगाना चाहता था। लेकिन तो साथ ही साथ जो गुओमिंटांग जो यहाँ पे पूरी कम्युनिटी है, यानी कि जो लिबरलिज्म वाली जो कैपिटलिस्ट को फॉलो करते हैं, ये इनको भी खत्म करना चाहता था। और हुआ यही दोस्त, गुओमिंटांग दोस्तों ये जो पूरा कम्युनिटी है जो लिबरलिज्म की, जो जिनकी आइडियोलॉजी पूरी लिबरलिस्ट है, पूंजीपति को मानते, पूंजीवाद को मानते, इनसे माओ से तुंग पर्सनली बहुत ज्यादा हेट या नफरत करता था। वो चाहता था कि नहीं पूरे देश को कम्युनिस्ट बनाना है हमें, और इसलिए गुओमिंटांग को इसने भगा डाला। गुओमिंटांग मतलब सिंपल है, एक ऐसा नहीं मत समझना, ये जितने भी ये लोग हैं दोस्त, ये सब लोग क्या मानते हैं, ये सब कैपिटलिज्म को मानते हैं। और इन सबको दोस्तों माओ से तुंग ने भगा दिया चाइना से, और ये सब के सब आइलैंड ऑफ फॉर्मोसा भाग गए। फॉर्मोसा मतलब दोस्त है जिसको आज हम ताइवान कहते हैं, उसके पहले फॉर्मोसा कहा जाता था। एक नाम यहाँ पे लेना चाहूँगा हांगकांग का, जो कि 1997 में आज़ाद हुआ था ब्रिटिश शासन से। यहाँ पे भी दोस्तों कहीं ना कहीं चाइना अपना कब्जा जताता रहा है। चाइना के दोस्त ठीक बगल में ही है, यहाँ से देख सकते हो, मैप में आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए चाइना का ये पूरा मैप है, ये पूरा दोस्तों चीन है हमारा, और ये चाइना के जस्ट बगल में दोस्तों ये फॉर्मोसा का आइलैंड, जिसको आज हम ताइवान के नाम से जानते हैं। ये ताइवान एक अलग देश है, एक अलग राष्ट्र है, जिसको चीन अपना ही एक भाग बनाना चाहता है, और पूरे ताइवान के ऊपर आज तक दोस्तों चीन अपना ही कब्जा
जताता रहा है, ये कहता रहा है कि जो ताइवान है वो हमारा ही है, लेकिन वो ताइवान एक बिल्कुल अलग है, ऑटोनोमस कंट्री है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन 1949 के अंदर अब क्या हुआ यहाँ पे, जो गोमिंतांग है भाई, इनको पता आपको कि जो वहाँ पे जो उदारवादियों की जो कम्युनिटी रही गोमिंतांग, उसको हार मानना पड़ा, हार गया। और दोस्तों जो माओ से तुंग भाई उसकी जीत हुई। और किसके, सुन यात सेन यहाँ के राष्ट्रपिता कहलाए, राष्ट्रपिता जैसे कि गांधी जी भारत के लिए, वैसे सुन यात सेन वहाँ के दोस्तों चाइना के वो बने राष्ट्रपिता। और इस तरीके से चाइना को क्या मिल गई है, एक वहाँ पे कम्युनिटी आ गई कम्युनिस्टों की। और इस तरीके से दोस्तों जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है चाइना का वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में आ गया। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC के रूप में इसको जाना गया। ये है दोस्तों कौन, ये कौन है, ये माओ से तुंग है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आप सभी को। अब दोस्तों बात करते हैं कि चाइना किस तरीके से, जैसे 1949 के अंदर इसको 1949 में जो रेवोल्यूशन हुआ चाइना के अंदर, स्पेशली चीन इसी समय एक वास्तविकता में इसको आज़ादी मिली। और इस तरीके से चीन के अंदर क्या कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही स्टार्ट हो गई, डिक्टेटर ऑफ द PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये आपको ध्यान रखना है, कम्युनिस्ट पार्टी की शासन यहाँ पे आ गई। लेकिन स्टार्टिंग का दौर जैसे ही जब कम्युनिज्म आ जाता है तो सब कुछ पब्लिक सेक्टर बन जाता है। इट मीन्स चाहे वो बैंक हो या इंडस्ट्री हो, चाहे कृषि हो या एग्रीकल्चर, सब कुछ है गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। और तो इस तरीके से 1949 के आसपास सभी जो सिस्टम रहा वो गवर्नमेंट के हाथ में आ गए। लेकिन गवर्नमेंट के हाथ में आने से जो सरकार का जो विकास काम होता है वो बेशक स्टार्टिंग में तेजी से हुआ, लेकिन आगे चल जो समय रहा उसमें कमी आनी स्टार्ट हुई। इससे पहले दोस्त हम बात करते हैं जो चाइना की जो मिलिट्री है, चाहे वो टैंक के रूप में हो गया, एयरफोर्स के रूप में हो गया, आर्मी हो गया, डिफेंस पावर हो गया, इसकी पावरफुल रही है पूरी एशियन कंट्री के अंदर। क्यों, क्योंकि दोस्तों चाइना इस एशिया की, जो ईस्ट एशिया की बात करें दोस्त, आपको पता है कि पॉपुलेशन के मामले में, टेरिटरी के मामले में भी लार्जेस्ट कंट्री आता है, ये सब आप जानते हो है। दुनिया के अंदर भाई रसिया हो गया, फिर आपका कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया है, फिर चाइना आ गया, ध्यान रखना। तो अमेरिका के बाद चाइना अपने जो लैंड के हिसाब से पूरी दुनिया में चौथे स्थान पे आता है एंड चौथी सबसे बड़ी कंट्री है। और फर्स्ट नंबर पे आता है पॉपुलेशन के नाम पे। लेकिन इसकी जो दोस्तों यहाँ पे जो अगर हम कंपेयर करें इंडिया से चाइना को, तो हर मामले में आप देख सकते हो यहाँ पे चाइना दोस्त कहीं ना कहीं हमसे कुछ मामलों यहाँ पे आगे है। लेकिन मैं इतना भी कहना चाहता हूँ कि बेशक चाइना हमसे आगे है, 1962 वाला दोस्तों इंडिया अब नहीं रहा। चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना हम जानते हैं। अप्रैल के महीने में दोस्तों डोकलाम का मामला, सब जगह मामला, हमने चाइना को आए हाथ घेरा है और हर तरीके से उसको हमने कमज़ोर दिखाने की पूरी कोशिश करी। चाइना भारत को हल्के में नहीं ले सकता, अब चाइना को ये पता चल गया है। लेकिन दोस्तों कुछ मामले यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने मोटे मोटे रूप में यहाँ बता दिया आपको कि जो चाइना है वो इंडिया से इन मामलों में कुछ आगे है ना दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिव मिलिट्री जो पर्सनल है, यहाँ पे जो मिलिट्री पावर हो गया, मिलिट्री रिजर्व हो गया, डिफेंस बजट हो गया। डिफेंस बजट भी दोस्त चाइना का बेशक ज़्यादा है हमसे, लेकिन हम अपने मतलब कि अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम अपना बेहतर करते हैं। और लेकिन दोस्त चाइना की जो बढ़ती पावर है इसका राज क्या, इससे पहले थोड़ा ये जानते हैं कि चाइना और अमेरिका के बीच में क्या कंपेयर हम कर सकते हैं। ये देखिए दोस्त, $2.3 मिलियन के रूप में खर्च करता है ये किस पे, अपनी आर्मी फोर्सेस के ऊपर, लेकिन 1.4 मिलियन खर्च करता है US। इट मीन्स देखो चाइना की वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री के रूप में ये बनता जा रहा है। लेकिन आपको एक बात आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, रसिया के बाद जस्ट चाइना आ जाता है आपका। तो इसलिए चाइना एक बढ़ती इसकी शक्ति दुनिया के तमाम कंट्री के लिए खतरा है। लेकिन यहाँ पे दोस्त आप यहाँ पे चाइना एंड US के जो हाउ दे कंपेयर आप यहाँ पे देख सकते हो, चाहे वो आर्म फोर्स के रूप में है ना APC, या यहाँ पे आपको आर्टिलरी के रूप में, या बैटल टैंक्स के रूप में सबमरीन्स हो गए यहाँ पे है ना, एंड कॉर्बिनेट्स एयरक्राफ्ट हो गए, डेस्ट्रॉयर्स हो गए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम चाइना और अमेरिका भी कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने फिर से आपको बता देता हूँ कि चाइना की ये बढ़ती शक्ति तमाम कंट्रीज़ के लिए खतरा साबित हो सकता है, जिसके अंदर चाइना चाहता है कि दुनिया के अंदर उसको अपना कंट्रोल हो। आज के इस मॉडर्न ज़माने में भी चाइना दोस्तों अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहता है। इस तरीके से चाइना जाए, आपने दोस्तों देखा है कि म्यांमार में अभी किस तरीके से तख्तापलट हुआ है, चाइना का जो वहाँ की सेना है उससे मिली भगत कही गई। हांगकांग में देखा आपने, ताइवान में किस तरीके से खतरा, हिंद महासागर में है अपनी सबमरीज को दोस्तों पनडुब्बियों के द्वारा। तो ये चाइना की अपनी एक पॉलिसी या डिप्लोमेसी के रही है कि दुनिया के तमाम कंट्री को, चाहे थर्ड वर्ल्ड के कंट्री, चाहे जो डेवलपिंग कंट्री है, उनको ये इकोनॉमिक हेल्प देता है। और कहीं ना कहीं हेल्प देके वो चाइना उसको अपने चंगुल में कर लेता है, और इसके चंगुल से कोई आज तक बचा नहीं है इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर चाइना बहुत तेजी से फैल चुका है। लेकिन इसका एक रीजन है अपना। चलिए थोड़ा हम पहले इसकी बात करते हैं ताकि दोस्तों मैं आपको टॉपिक को समझा पाऊँ अच्छे तरीके से। तो चाइना को हमने यहाँ पे देखा कि चाइना दोस्त 1949 के अंदर, जब चाइना में रेवोल्यूशन हुआ 1949 के अंदर, और सिस्टम कम्युनिज्म का आ गया, सब कुछ पब्लिक सेक्टर बन गया। ये तो दोस्तों हमने देखा। लेकिन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है इसके लिए चाइना इतनी तेज़ी से आगे कैसे बढ़ गया,
ये दोस्तों मेन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है। ये यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा यार कि 1960 का जो टाइम पीरियड रहा, ये जो टाइम पीरियड रहा चाइना का पूरा मतलब कि बदल के रख डाला। देखो चाइना की मिलिट्री पावर हमसे ज़्यादा बेहतर थी, ये स्टार्टिंग में हुआ तभी दोस्तों, पता है आपको 1962 के अंदर हम तैयार भी नहीं थे, चाइना ने हमको हराया, हम ये जानते हैं इस बात को, हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे इसके लिए, धोखे से हराया, वरना उसकी दोगली नीति को हम भी जवाब देना जानते हैं। आगे दोस्तों समय ये रहा कि जवाहरलाल नेहरू के ही बता आपको यार की कृपा रही कि इस साउथ एशियन कंट्री के रूप में क्या हुआ है दोस्तों, चाइना को भी है किसमें सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबरशिप मिल गई और परमानेंट मेंबर बन गया। दुनिया का तमाम दोस्तों कोई कानून बनता है तो जब तक पांचों कंट्री अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, ये जब तक कि दोस्तों पांचों में से सब ये पांचों सब एग्री ना हो जाए कोई कानून लागू नहीं होगा। दोस्तों इसका ही नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहता है चाइना, आपको पता है इस बात को लेकर, है ना। जब यूएन का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें अच्छे से समझा दूंगा। चलिए तो यहाँ पे दोस्तों तो परमानेंट मेंबर बन गया। साथ ही साथ आपको पता है कि दोस्तों 1971 के अंदर है चाइना WTO का मेंबर ही बन गया, WTO का मेंबर ही बन गया। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ में दोस्तों इसने बहुत मतलब कि तमाम, चाहे सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के मामले या इलेक्ट्रॉनिक्स मामले हो गए, टेक्निकल मामला हो गया, टेक्नोलॉजी के तमाम क्षेत्रों के अंदर ये अपना आगे बढ़ता चला गया। ये तो आपको यहाँ पे समझ आ गया, लेकिन तो साथ ही साथ इसने सेज और बना दिए। इसका मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा एरिया जहाँ पे वर्ल्ड के तमाम कंट्रीज आए और पैसा को इन्वेस्ट करे, यानी कि अपनी इंडस्ट्री बना सकती है, वहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इससे क्या होगी, गवर्नमेंट को यहाँ पे कहीं ना कहीं टैक्स के रूप में रेवेन्यू मिलेगा, सरकार को फायदा होगा। तो जो चाइना ने इसी का फायदा उठाया। तो चाहे आप बात करते हैं FDI की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं MNC की, तो चाइना ने इस तरीके से बीजिंग को ये बना के अपना बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ये दोस्तों इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर ये बात रही। लेकिन दोस्तों जो 1970s का जो डिकेड है ना, ये डिकेड इसके लिए भी बहुत चेंजकारी माना गया। आपको पता है कि जब तक सब कुछ पब्लिक सेक्टर है, विकास इतनी तेजी से नहीं हुआ है। 1949 के बाद चाइना ये समझ चुका था, जब इस टाइम पीरियड में आया वो 1970 के डिकेड्स में जब आया वो, उसको लगा कि नहीं यार अब तो कुछ हमें चेंज करना है ना। देंग सियाओपिंग, आपको नाम सुना है आपने देंग सियाओपिंग का। देंग सियाओपिंग ने क्या किया दोस्त, यहाँ पे ओपन डोर पॉलिसी को अपना लिया। तो चांगकाई शेक हो गया, देंग सियाओपिंग हो गई, इनकी अपनी एक अलग पॉलिसी रही। और देंग सियाओपिंग एंड दोस्त और इस तरह के जो देंग सियाओपिंग है उसने ओपन डोर पॉलिसी अपना ली। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब है कि दरवाजा खोल दो, दुनिया के तमाम कंट्रीज के लिए वो आए और चाइना के अंदर पैसा इन्वेस्ट करे, अपनी FDI लेकर आए, इंडस्ट्री खोले, बैंकिंग खोले, उद्योग कारखाने में बीजिंग को पूरा एक अड्डा बना डाला। इकोनॉमिक्स स्पेशल जोन कह दिया गया उसको, है स्पेशल इकोनॉमिक जोन कह दिया गया उसको, सेज के नाम से कह दिया गया। और इस तरह के दोस्तों उसने अपने एग्रीकल्चर को भी प्राइवेटाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया, इंडस्ट्री को प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट करना कर दिया, है ना। जितनी भी उसको इंडस्ट्री रही उसको उसने बैंकिंग सेक्टर सबका प्राइवेटाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अपने ट्रेड को उसने प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। और इस तरीके से दोस्तों चाइना है उसकी कहीं ना कहीं उसके भाग्य खुल गई। और चाइना की दोस्तों जो दोगली नीति है वो दिखती रह गई, क्योंकि चाइना आज भी अपने आप को जो कम्युनिस्ट कहता है ऐसा है नहीं। आपको पता है कि 1980 का जो डिकेड्स रहा उसके अंदर दोस्त चाइना ने अपनी चाहे एग्रीकल्चर को क्यों ना दोस्त कहीं प्राइवेटाइजेशन में कर दिया हो, लेकिन एक तरफ दोस्त वो कम्युनिज्म की बात करने लग गया, एक तरफ वो डॉलर की बात करने लग गया। इट मीन्स एक तरफ वो बात करता है कम्युनिस्ट की और एक तरफ बात करता है वो कैपिटलिस्ट की। तो चाइना की जो इकोनॉमी रहेगी वो मिक्स्ड इकोनॉमी में चेंज हो गई और चाइना पूरी दुनिया के अंदर अपने जो सस्ती माल है ना, जो चल गया तो काम तक, नहीं चला तो शाम तक, ये चाइना की पॉलिसी रही। दुनिया के हर माल को देखना और उसको अपने कंट्री में सस्ते रूप में बना देना, चाइना की ये पॉलिसी रही है। दुनिया इसको जानता है, दुनिया की चाहत क्या है सस्ता नशा नहीं लोग कर लेते हैं, वैसे ही चाहता है दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ दिख जाए, अरे यार ये क्या चीज़ है, अरे ये बहुत सस्ती यार, बस उसको ले लेना है। इसको समझ में आ चुका था दुनिया के, जब अपने आप एक्सपेंड करना है ना, अपने जो एम्पायर को एक्सपेंड करना है, क्योंकि अब डायरेक्ट तो किसी को कब्जा कह नहीं जा सकता। इसलिए दोस्तों ये न्यू इंपीरियलिज्म का कंसेप्ट आ गया। अब देशों के अंदर जाना नहीं है, देशों को इकोनॉमिक हेल्प करना है, वो अपने आप ही आपकी बातों को मानना स्टार्ट कर देगा, आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा वो। चाइना के दोस्तों यही पॉलिसी रही। तो इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर ये हर एक छोटी छोटी चीज़ बनाने लग गया और सब चोरी का है। दुनिया के तमाम कंट्री जो भी बनाते हैं इसको फटाफट देखता, खोल पेच करके अपना उसको अपना बना देता, जो कि दुनिया के तमाम कंट्रीज के मुकाबले में सस्ता होता। चाइना को प्रमोट करने में इसने बहुत हेल्प करी, इसकी सस्ती चीज़ों ने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपको पता है कि WTO के मेंबर बनना है, सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बन जाना है। चाइना को इसने बहुत हेल्प किया और आगे चल के चाइना की इकोनॉमिक बहुत तेज़ी से आगे बढ़े चलेगा, क्योंकि इसे
इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा दोस्त इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इसके समझ टेक्नोलॉजी के मामले में ऐसा है और सस्ती चीज़ों पे दोस्तों जो रॉ मटेरियल है ना, जो बेस्ट मटेरियल है उसका यूज़ करना है, हमें आगे लेकर जाना है दोस्तों। आप पता नहीं होगा आपको, जो कॉन्डम तक भी चाइना छोड़ता नहीं है उसको भी यूज़ कर लेता है। तो बहुत दोस्तों ऐसी चीज़ें हैं जिससे जैसे टॉयज़ वगैरह हो गए, तो चाइना इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ करके बेस्ट मटेरियल को बहुत ज़्यादा आगे चल के इनको क्या करता है, रिकन्स्ट्रक्शन कर देता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो चाइना भाई या कैसे कंट्री आपको पता है कि यहाँ पे कई कई चीज़ें है, आपको पता है कि क्या क्या खाते हैं ये, नहीं तो विश्व रिकॉर्ड तोड़ रखा है। हर साल 40 लाख कुत्ते को काट के खा जाते हैं, ये कीड़े मकोड़े तक खा जाते हैं, ये छोड़ते नहीं है। कोरोना भी दिखता नहीं है, बने उसको मार के खा जाते हैं अब तक। तो चलिए दोस्तों, फादर ऑफ कोरोना चाइना है, शी जिनपिंग, पता है आपको। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों ये चाइना की बात रही, तो जब चाइना 1949 में जब यहाँ पे रेवोल्यूशन आया यार, तो यूएसएसआर की जो पॉलिसी थी वही तो उसने अडोप्ट किया, मार्क्सिज्म, इट मीन सोशलिज्म वाली पॉलिसी। लेकिन 1949 में चाइना से इसकी थोड़ी अनबन हो गई थी, पता है, यूएसएसआर से, क्योंकि चीन को ये लगा कि यूएसएसआर ज़्यादा संबंध बनाएंगे तो क्योंकि जो सोवियत संघ है वो हम पे प्रेशर ना बनाए, ये कर वो कर, क्योंकि भाई इनकी अपनी कम्युनिटी। तो इसी अरमान की वजह से दोस्त, जैसे कि सोवियत संघ ने क्या किया, दुनिया के तमाम कंट्रीज को हेल्प करना स्टार्ट किया ताकि वो उसके खेमे में आ जाए। लेकिन यूएसएसआर की जगह चाइना ने अफ्रीकन कंट्रीज को हेल्प देना स्टार्ट किया। किनको? अफ्रीकन कंट्रीज को, उनको हेल्प देना इसने स्टार्ट किया। इस तरीके से यूएसएसआर और चाइना के बीच में कहीं ना मन मुटाव रहा है समय समय पे, लेकिन ये साथ भी रहे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर दोस्त? चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। ये टॉपिक चाइना का ये छोटा सा टॉपिक रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटा टॉपिक इसके अंदर आपको पढ़ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या कि प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंट इन द पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड। जो दुनिया के जो तमाम कंट्री 1945 के बाद जो आज़ाद हुए उनमें क्या क्या समस्याएं हैं, चाहे वो कंट्री एशियन कंट्रीज हो या अफ्रीकन हो, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो। चलिए दोस्तों, एक एक करके बात करते हैं। ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार, देखो सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर तमाम कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो हाथ पूरी ज़्यादा खराब हो गई थी, पूरी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई थी। ना दोस्त, ना खाना, कपड़ा, मकान, ना जो बेसिक जो फंडामेंटल नीड्स लोगों की दोस्त वो भी तक पूरी नहीं हो पा रही थी। तो इस तरीके से सेकंड वर्ल्ड वार के बाद आपको पता है कि जैसे सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ 2 सितंबर 1945 को है, जैसे ही खत्म हुआ तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बन गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गया, जिसके दो संगठन ऐसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। दोस्त, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये एक ऐसी एजेंसी यूएनओ की जो दुनिया के तमाम जो कंट्रीज से इंपोर्ट जो उनका हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सुना ना आपने, आयात और निर्यात, तो जो आयात हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए उनको पैसा, ये लोन देता है उनको। अब जैसे कि मान लो कि मैं किसी कंट्री को सामान, अपना सामान बहुत कम बेच रहा हूँ लेकिन उस कंट्री से सामान बहुत ज़्यादा खरीद रहा हूँ, तो इस कंडीशन में जो मेरे देश की जो रुपया है, जो मेरे देश का पैसा है वो तो जाता नहीं है, इंटरनेशनल करेंसी के रूप में डॉलर जाता है, तो इससे बहुत दिक्कत आ सकती है। इसलिए दोस्तों आईएमएफ उन कंट्री को अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है, जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहते हैं, बीओपी कहते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक के रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन देता है। अब सड़क, पानी, बिजली, छोटे छोटे कार्य, ऐसे कार्य जो होते हैं काम के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा पैसा दिया जाता है। तो जो पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज हैं जिनको आज़ादी, नई नई आज़ादी मिली थी, तो उन कंट्री को ये उम्मीद था कि हमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से काफ़ी ज़्यादा लोन मिलेगा और हम अपनी समस्याओं को उबार पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे काफ़ी सारे जो कंट्रीज हैं जो आज भी आरोप लगाते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी कि ये दोनों ही ऐसी एजेंसी है जो कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्री जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उनकी हेल्प करती है, बस डेवलपिंग कंट्रीज से इनका कोई लेना देना ही नहीं है, उनकी कोई हेल्प ही नहीं करती। तो पार्शलिटी दोस्तों ये तो साफ दिखते ही है वर्ल्ड के अंदर ही। 5 कंट्री, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, इनका दबदबा है, इनके ऊपर ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। तो डिवैल्यू देयर करेंसीज। अब ये क्या कहता है आईएमएफ, बड़ा अपनी करेंसी का डिवैल्यू करो। डिवैल्यू मतलब अपनी करेंसी का वैल्यू घटा दो ताकि कोई भी कंट्री सामान खरीदे तुम्हारे कंट्री से तो उसको सस्ता मिले, ये कहता है आईएमएफ के द्वारा, ये कहा गया। तो डिवैल्यू मतलब होता है अपनी कंट्री का डेप्रिसिएशन करना। डेप्रिसिएशन मतलब अपनी कंट्री का जो वैल्यू है करेंसी का उसको घटा देना। लेकिन काफ़ी सारे कंट्री को दोस्त इसलिए घटाने के बाद उनको लगता है ये शोषण हो रहा है हमारा, तो है अब कोई हमारे कंट्री से सस्ता माल खरीद के लेके जाएगा और अपने कंट्री में जाके उसको अच्छे से बेच बाज डालेगा महंगे दामों पे, तो हमारे कंट्री को बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। यही दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। द परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल। अब सिक्योरिटी काउंसिल की बात होती है भाई, जहाँ पे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन के, आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर तमाम कंट्री के जो भी कानून लागू करना हो, ये 5 कंट्री जब तक एग्री नहीं होंगे कुछ भी हो सकता है। 15 कंट्री दोस्तों जो परमानेंट है, जो नॉन परमानेंट कंट्री है सिंपल भाई, तो उनमें से लगभग 9 कंट्री ही एग्री हो, और ये ना भी हो तो कोई नहीं भाई, ये 5 कंट्री की मेन चलेगी, क्योंकि 5 कंट्री परमानेंट है, नॉन परमानेंट के रूप में 15 कंट्री हैं टोटल। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। भारत इस समय नॉन परमानेंट कंट्री के रूप में यूएनओ में शामिल हुआ, आपको नया समझ 8 से 9 बार दोस्तों भारत भी रह चुका है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप बात करते हैं कि डब्ल्यू रोस्टो, एक ये इकोनॉमिस्ट है,
ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले किस कंट्री की क्या हालात रही है दोस्तों। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तो हम समझ गए यहाँ पे इस तरीके से रहा है ये, ठीक है दोस्तों। आईएमएफ के अंदर इस समय 184 कंट्री है और वर्ल्ड बैंक के अंदर दोस्तों इस समय भी लगभग 180 के आसपास कंट्री है। ये कंट्री में अपना पैसा नहीं होता, ये जो आईएमएफ वगैरह एजेंसी वगैरह है, ये देशों जो चंदा मिलता है इनके पास यही पैसा होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा चंदा आपको पता है अमेरिका देता है, फिर जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, इस तरह से चंदा देते हैं। और जो ज़्यादा चंदा देगा उसकी ज़्यादा चलेगी। तो डेवलपिंग कंट्री जाए बाहर के क्या उनका होगा यार, ये आपको ध्यान रखना। तो डब्ल्यू रोस्टो यहाँ पे बात करते हैं, ये अमेरिकन इकोनॉमिक्स है। ये क्या कहते हैं कि ये बोलते हैं कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को अपनाओ, यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा करो और ओपन डोर पॉलिसी अपनाओ। अपने देश के दरवाज़ों को खोल दो दुनिया के तमाम कंट्रीज़ की कंपनीज के लिए। वो कंपनी आए, आपके देशों के सामान को खरीदे, बेचे, इंडस्ट्री लगाए, है ना, ताकि आपका देश भी क्या करे, डेवलप हो, तेज़ी से विकास करे आपका देश भी। ये कहते हैं डब्ल्यू रोस्टो के द्वारा। इनकी इस थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा आगे पढ़ेंगे हम, क्रिटिसाइज भी किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन इनका यही कहना था, जिसको हम मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी कहा जाता है। अपने देश को मॉडर्नाइज करो, है, मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी अपनाओ सबके सब, है, प्रोडक्शन ज़्यादा करो और दुनिया के तमाम कंट्री के साथ ग्लोबलाइजेशन को समझ सकते हो, ग्लोबलाइजेशन, है ना, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये ध्यान है, एलपीजी की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम एक बात करते हैं, यहाँ पे एक मैप देख लिए पहले आप, ये मैप है, यहाँ पे लैटिन अमेरिका का मैप है। ये लैटिन अमेरिका दोस्तों ऐसे काफ़ी सारे कंट्रीज हैं, आपको पता है यार, लैटिन अमेरिका में बहुत गरीबी रही, चाहे अफ्रीका हो गया या लैटिन अमेरिकन कंट्री हो गया, एशियन कंट्रीज हो गए हैं। एशिया में दूसरे जापानी है जो ऐसे थोड़ा डेवलप्ड कंट्री में आ जाता है, लेकिन बाकी तो विकासशील देश ही हैं। ये देखिए ब्राज़ील है ये। अब ब्राज़ील में दोस्तों आप देखना यार कि वहाँ पे लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान के लिए तरसना पड़ता है। लोग आज भी दोस्तों नंगे पंगे घूमते रहते हैं वहाँ पे यार, खाने के लिए बहुत तरसते हैं। ये भी है, गरीबी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गरीबी। ये ब्राज़ील है। यहाँ पे तो आसपास के जो भी कंट्रीज देख लो, ये चिली देख लो आप, अर्जेंटीना देख लो आप, ऐसा ही है दोस्तों। अर्जेंटीना विश्व में 8वें नंबर पर आता है भारत के बाद, किस में, क्षेत्रफल के मामले में भारत 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे अर्जेंटीना आता है। लेकिन इसके हालात भी दोस्तों बहुत ज़्यादा वैसे ही हैं इकोनॉमिक मामलों में। चलिए पहले क्या बात करते हैं, फैक्ट्स के ऊपर आते हैं। ये देखिए पहले अर्जेंटीना और दोस्तों आपका जो इसके बाद ब्राज़ील है। 1960s का ये जो डिकेड रहा है और 1980s का जो डिकेड रहा है, यानी कि दोस्तों 1960 से लेकर 1980 का जो टाइम पीरियड रहा है, इस टाइम पीरियड के अंदर अर्जेंटीना और ब्राज़ील में दोस्त बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा था, लोगों को खाना पीना को, रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिल रहा था। लोग पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी, लेकिन नीड्स पूरे नहीं होते। क्योंकि रिसोर्सेस लिमिट थे। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। एंड इसी कारण से 1960 में क्या हुआ पता है किस लिए, क्योंकि अर्जेंटीना हो गया या ब्राज़ील वगैरह हो गया, इन कंट्रीज़ के अंदर वेस्टर्न कंट्री के द्वारा जो भी विश्व के तमाम कंट्री जो कंपनी यहाँ पे आ रख के पैसा इन्वेस्ट कर रखी थी, तो यहाँ से वो प्रॉफिट तो ज़्यादा कमाते हैं, है ना। मान लो यहाँ पे 100 रुपये लगाया तो यहाँ पे कंपनियाँ यहीं के देश से 200 रुपये कमा रही। तो इसलिए दोस्त अर्जेंटीना वगैरह, ब्राज़ील वगैरह ये जो कंट्री हो गए, इनका एक्सप्लोटेशन बहुत तेज़ी से हुआ। यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। 1980s का ये जो डिकेड रहा दोस्त, इसमें लैटिन अमेरिकन जो कंट्री है, इन्होंने लगभग $200 बिलियन क्या लिया दोस्त, कर्जे के रूप में ले लिया। $200 बिलियन ताकि अपने देश को वार पाए, लेकिन इससे भी भाई हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों 60% ऑफ लैटिन अमेरिकन जो लोग हैं भाई लगभग भूखे, बीमारी, गहरा युद्ध, भिखारी तिखारी में दोस्तों पर ज़िंदगी अपने निकाल रहे थे। ये ध्यान रखना आपको। तो लैटिन अमेरिकन दोस्तों यहाँ पे जो रहा है ये कॉन्टिनेंट, बड़ा सिस्टम ख़राब है यार, बड़ा ज़्यादा गरीबी इतनी ज़्यादा है। और गरीबी की मेन जो वजह है वो दोस्तों वो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है। अब देश की सरकार बेरोज़गारी कैसे ख़त्म करेगी? FDI लाओ भाई, कंपनियां खोलो भाई, कंपनियां ख़त्म हुआ है, रोज़गार के अवसर तो दो, अपॉर्चुनिटी दो भाई, लेकिन सरकार इस चीज़ में असफल है। इसलिए दोस्तों 60% के आसपास लोग हैं वहाँ पे गरीब है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों अफ्रीका का। ये अफ्रीका का मैप है दोस्त, ये आपको मैंने जो दिखाया है यहाँ पे लैटिन अमेरिका का दोस्त। लैटिन अमेरिका में टोटल 33 कंट्रीज आते हैं, 33 कंट्री टोटल आते हैं। अगर मैं दोस्तों बात करूँ अफ्रीका की, तो अफ्रीका के अंदर टोटल इस समय 54 कंट्रीज आते हैं। कितने कंट्रीज आते हैं अफ्रीका में? 54 कंट्रीज आते हैं। 54 कंट्रीज में दोस्त कुछ के तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है। चलिए जैसे कुछ हम बात करते हैं, कुछ ऐसे कंट्री जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे जायरी हो गया एंड बुरुंडी हो गया, इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। साउथ अफ्रीकन जैसे सूडान वगैरह, हाँ चलो कर रहे हैं अपना कुछ ऐसे कंट्रीज, लेकिन दोस्त इन 54 कंट्रीज में से कुछ ऐसे कंट्रीज जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, जिसमें तो जायरी हो गया है ना, एंड बुरुंडी हो गया, इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। इन्हीं कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको नेगेटिव ग्रोथ के नाम से जानते हैं हम, क्योंकि 1980s के दौरान यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा थी कि दोस्त लोगों को इस समय भी भूख के पेट सोना पड़ रहा था। 1980s के टिकट्स की बात कर रहा हूँ, जायरी और बुरुंडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो अब दोस्तों हम बात करते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी की। देखो यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया, जो दोस्त मैंने अब यहाँ पे दिखाया था ना आपको, एक इकोनॉमिक्स
कौन? अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, जो कि W रोस्टो जिनका नाम है। इनकी जो थ्योरी थी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, इसी को आगे चल के क्रिटिसाइज किया गया डिपेंडेंसी थ्योरी कहकर। दोस्तों इसके बारे में आप 3rd ईयर में पढ़ोगे अगर आप कॉलेज में आओगे ग्रेजुएशन के अंदर। डिपेंडेंसी जो थ्योरी, इसका मतलब क्या है? जो विकासशील कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्री है, कहीं ना कहीं वो अपने दरवाजों को खोलते हैं विश्व के तमाम कंट्रीज के लिए, है ना। और वही कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री वो कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्री पे डिपेंड हो जाते हैं। इसको इंडिपेंडेंसी थ्योरी कहा जाता है। अब विकासशील कंट्री है, कोई विकासशील देश है, पैसों के लिए, अपनी देश की विकास के लिए, तरक्की के लिए कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्री पे डिपेंड है। अब उन्हीं से पैसा मिलेगा, उन्हीं से भाई टेक्नोलॉजी मिलेगा, उन्हीं से डिफेंस में, उन्हीं से हेल्थ में, उन्हीं से एजुकेशन में, सबसे जब उन्हीं में हेल्प लेना है तो हम डिपेंड उन कंट्रीज पे। हम अभी आत्मनिर्भर कहाँ से बने? इसलिए तो मोदी जी का एक आया वर्ड क्या निकल कर आया कि हमें मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर बनाना है भारत को। इसलिए दोस्त हमें डिपेंड नहीं बनना। इसलिए जो W रोस्टो है भाई, उसकी डिपेंडेंसी थ्योरी की क्रिटिसाइज किया गया, जो अफ्रीकन जो इकोनॉमिस्ट है उनके द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये तो भाई अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है W रोस्टो। या दोस्तों आपको मैंने दिखाया ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर दोस्त? चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड वर्ल्ड की। ये थर्ड वर्ल्ड कौन है? पूरी दुनिया के अंदर 3 वर्ल्ड है, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। ऑलरेडी बता चुका हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड में अमेरिकन ग्रुप्स आते हैं, सेकंड वर्ल्ड में जो USSR के उसके ग्रुप्स आते हैं, थर्ड वर्ल्ड के अंदर आते हैं कौन से? जो डेवलपिंग कंट्री, जो कि नाम के कंट्री, नॉन अलायंस मूवमेंट के, यानी गुट इम्पैक्ट आंदोलन के कंट्री है। अब ये कंट्री दोस्त नए आज़ाद हुए थे, 1945 के बाद आज़ाद हुए थे। और इसके बाद पता है कि दुनिया में तमाम 100 कंट्री आज़ाद हुए। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। आर्थिक विकास उनको करना था, देश में डेमोक्रेसी लेकर आना था, और अपने देश के अंदर लोगों को यूनिटी बना के रखना था। और ऐसी ऐसी कुछ वार्निंग के साथ ही जो इकोनॉमिक डेवलपिंग करने का या इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का दोस्तों जो मेन जो इनके पास वार्निंग थी, जो चैलेंज था, इसको कैसे वो मतलब निपटे, इससे उनके सामने बहुत दिक्कत आए। तो दोस्तों हम जब बात करते हैं थर्ड वर्ल्ड की, तो क्यूबा एक फिदेल कास्ट्रो, आपको पता है यहाँ पे, तो समय समय पे दोस्त समय देखो सभी कंट्रीज जब आज़ाद हुए 1945 के बाद ही जब आज़ाद होने स्टार्ट हुए, 1947 में भारत हुआ, 1948 में दोस्तों बर्मा हुआ, शिलोंग इट मीन्स श्रीलंका हो गया, तमाम कंट्री तो धीरे धीरे आज़ाद होने लगे। तो इन्होंने क्या क्या शुरुआत में ही सोशलिज्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। जैसा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है, रशिया के यानी कि सोवियत संघ के USSR के यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की जो पॉलिसी रही सोशलिज्म, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। और ऐसे ही विश्व के और कंट्री भी प्रभावित हुए जिन्होंने स्टार्टिंग में सोशलिज्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। जिसमें दोस्तों एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं क्यूबा का। अमेरिका का एक पड़ोसी देश है क्यूबा। इसके आस पड़ोस में जो क्यूबा है, ये इसके आस पड़ोसी देश मैक्सिको हो गया, जमैका हो गया, हैती हो गया, है ना। फिदेल कास्ट्रो ने यहाँ पे तख्ता पलट कर दिया था 1959 के अंदर। फिदेल कास्ट्रो की दोस्तों यहाँ पे जो सरकार आई, इससे पहले जनरल बतिस्ता की सरकार हुआ करती थी, जिसको हटाकर, जो कि एक लिबरलिज्म की सरकार थी, जो कि अमेरिका की पॉलिसी को मानता था, उसको हटा दिया किसने? फिदेल कास्ट्रो ने। तो 1952 में यहाँ पे फिदेल कास्ट्रो की सरकार आई, जिसने कम्युनिज्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों कहीं ना कहीं जो कम्युनिस्ट ये जो पॉलिसी रही, इस तरीके से जो सोशलिज्म की जो पॉलिसी है, ये कहीं ना कहीं और कंट्री ने अपनाना स्टार्ट किया, जैसे कि क्यूबा में स्टार्ट किया अपना। ये यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लियर है। तो क्यूबा एक छोटा सा कंट्री है, जस्ट अमेरिका के बगल में ही, पड़ोसी देश है अमेरिका, नेबर कंट्री है अमेरिका का ये क्यूबा, जिसके बगल में मैक्सिको आता है, जमैका आता है, हैती आता है, ये सब इससे कुछ बगल आस पड़ोस की कंट्री है। तो दोस्तों इस तरीके से कहीं सोशलिज्म को मानना स्टार्ट कर दिया। आपने सुना होगा कभी क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में, 1962 के आसपास हुआ ये पूरा। और इस क्राइसिस के अंदर दोस्तों ये एक आइडियोलॉजी की लड़ाई बन गई थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, है ना। इसकी दोस्तों वीडियो अपलोड है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो क्यूबा ने भी क्या किया, सोशलिज्म को फॉलो करना स्टार्ट किया, ताकि जो इकोनॉमिक है वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो, और सभी दोस्त बैंक, इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर में यानी गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। तो साल्वाडोर एलिंडे, तो ये साल्वाडोर एलिंडे जो है, ये इलेक्टेड हुआ था प्रेसिडेंट के रूप में, किसके? चिले के। किसके दोस्तों? चिले के। ये चिले का कहाँ क्या बन गया? ये दोस्तों चिले का राष्ट्रपति बना। कब बना? 1970 में। आपको पता है दोस्तों, चिले लैटिन अमेरिका का एक छोटा सा कंट्री है। चिले मिर्ची का आकार का, ये मिर्च जैसे इसकी पूरी शेप है, चिले कहा जाता है इसको। ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे इस चिले हो गया, ये या क्यूबा हो गया, है ना, एंड इन्होंने क्या किया, अपने देश के अंदर नेशनलाइजेशन की पॉलिसी अपना दी। कौन सी? नेशनलाइजेशन, यानी कि नेशनलाइज करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर में, उसको पब्लिक सेक्टर में कर दो। उसके जो शेयरमेंट है ना, लगभग 51% उसकी जो शेयरमेंट होगी वो है पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगी। जैसे कि ऐसे दोस्तों एक भारत की बात बताता हूँ मैं, 1969 के अंदर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भारत में हुआ करते थे। उसने क्या किया, इंदिरा गांधी ने दोस्तों बैंक का जो सेक्टर है, बैंक को नेशनलाइज कर दिया। आज हम देखते हैं पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब इंदिरा गांधी के द्वारा ही दोस्तों इसको नेशनलाइज किया गया था। और दोस्तों इंदिरा गांधी ने ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया।
और इस तरीके से दुनिया के तमाम कंट्री, जैसे कि अभी देखा हमने चिली ने भी नेशनलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई, एंड क्यूबा हो गया, इसने भी नेशनलाइज करना स्टार्ट कर दिया। इससे कहते हैं गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है, सब कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होगा, ये आपको ध्यान है। फिर भी प्रेस खत्म किया इंदिरा गांधी ने, तो कुछ बड़े बड़े काम किए भारत के अंदर इंदिरा गांधी ने भी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्त 1970 में जो ये बना, कौन, साल्वाडोर एलिंडे दोस्त, इसी को क्या हुआ, जनरल पिनोचेट दोस्त इसको हटा दिया, यानी कि इसने साल्वाडोर एलिंडे को हटा दिया, और दोस्त इसका साथ दे रहा था अमेरिका, और ये चिले का डिक्टेटर बन गया। तो इसकी पॉलिसी फिर खराब हो गई। तो यही दुनिया की एक समस्या है, अफ्रीकन कंट्री, लैटिन अमेरिकन कंट्री, कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी आ रही है, फिर मिलिट्री रूल आ रहा है, कोई ना कोई डिक्टेटर आ जा रहा है। तो ये बहुत दिक्कत देखी गई। एक पॉलिटिकल सिस्टम भी एक रीज़न है किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकने में। कंट्री यहाँ पे वेनेजुएला, 1998 की बात है भाई, जहाँ पे हुगो चावेज यहाँ पे आ गए, और इन्होंने क्या किया, वहाँ के जो तेल है, पता है वेनेजुएला में तेल होता है, इन्होंने तेल को अच्छे से यूटिलाइज किया अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करने में। और इस तरीके से दोस्त कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर के रूप में तेल का इन्होंने यूटिलाइज किया, ताकि वेनेजुएला अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधार पाए और आगे बढ़ पाए। तो दोस्त इस तरीके से जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्री हैं, उन्होंने नेशनलाइज की पॉलिसी अपनाई। इंडिया की पॉलिसी दोस्त इस समय मैं कहूँगा यही रही है ना, क्योंकि सोशलिज्म के ज़्यादा हम पहले फॉलो कर रहे थे। वो तो 1991 में आके राव जी आए, है ना, जब हमने एलपीजी को अपनाया, लिबरटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी को अपने अडॉप्ट किया है। मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से क्या क्या रहा पॉलिसी, डेवलपिंग कंट्री में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, ये तो हम आज ही फेस कर रहे हैं। आपको पता है कि ऐसे प्रॉब्लम जो पूरी दुनिया भर में है, वो है आतंकवाद, टेररिज्म हो गया, पर्यावरण है, इन्वायरमेंटल इशूज़ काफ़ी है। आप देख लो उत्तराखंड में जो है ये भाई आई ग्लेशियर जो हुआ, कितनी बड़ी दिक्कत है ये। तो ऐसी प्रॉब्लम जो पूरी दुनिया को इफेक्ट करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बट ऐसे कुछ प्रॉब्लम है जो कि सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही है। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर है, विकास की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, पर कैपिटा हो गया, जीडीपी ग्रोथ नहीं होता, तो ये सब तो है ही है भाई। तो आज चाहिए देशों को कि आज फुल, आज पूरी दुनिया, आपको पता है किस तरह से पूरी दुनिया मॉडर्नाइजेशन, इट मीन्स आधुनिकीकरण को अपना रही है। एफडीआई, एमएनसी को बढ़ावा दो, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, दुनिया का तमाम कंट्री जब हमारे देश में आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इससे क्या होगा, देश की सरकार को टैक्स भी मिलेगा। तो आज यही कुछ साधन है देश को आगे बढ़ाने का। और हमें आज आपको पता है कि हमारे देश की सरकार क्या कर रही है दोस्तों। आप सभी सेक्टर पता है, पब्लिक सेक्टर अब कहाँ रहा है, प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, सब कुछ हुआ। अब LIC देख लो भाई, LIC तक के शेयरमेंट अब निकल जाके, एयर इंडिया पूरा सब बेस्ट मार डाला सरकार ने। तो ये सब क्या है कि कुछ ऐसे सेक्टर जिसको विनिवेश के द्वारा, आपको पता है कि इस साल 2 लाख करोड़ का जो टारगेट रखा गया है, वो टारगेट है क्या, विनिवेश के द्वारा, है डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा, अपने जो पब्लिक सेक्टर के जो कैपिटल है उनको बेचकर क्या करना, पैसे लेना, इसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इस तरीके दोस्तों आज सरकार को ऐसा चाहिए कि कुछ ऐसी पॉलिसी को अपनाए ताकि देश डेवलपमेंट अपना कर सके। तो डेवलपिंग कंट्री को आज अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में, जीडीपी ग्रोथ पे ध्यान देना है, और खासकर एम्प्लॉयमेंट पे। लेकिन दोस्तों डेवलपिंग कंट्री की एक ऐसी जो प्रॉब्लम है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है करप्शन का। तो दोस्तों करप्शन के प्रॉब्लम से छुटकारा पाके डेवलपिंग कंट्रीज अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ ये कंट्री कितना भी कुछ कोशिश कर ले, कितने भी कानून बना ले, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेंटलिटी जब तक ठीक नहीं है तो काम भी गलती होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरीके से यह आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। दोस्तों ये हमारा जो टॉपिक चल रहा था 3 वीडियोस में खत्म हुई, इसके पहले की 2 वीडियोस और ये 3 वीडियो, तो 3 वीडियो में खत्म हुई। तो 3 वीडियोस आपको सेक्वेंस में देखना है। जल्द मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो बेल आइकन ऑन करना। ठीक है दोस्त, चलिए लाइक करना बिल्कुल भूलना। कैसे लगी आपको आज की वीडियो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद, जय भारत।